अस्सलाम वालेकुम गिरिराज मरागिश फशी सोबगु मन कायनात फ़कीर मोहम्मद एक बरी पदश मदवा साड़ियाँ पशत करा गिरिराज एक नोकी रोज एक नोकी सोबेता सजना चे पेश अल्लाह ताला लख में लतगिरी कि मार शुमार एक नोकी रोज एक नोकी सोबेता था अंचु के कुदरत निज़ाम मारा सकें दंते के हम रोज रोज दर के मारा शुमारा कैसे सकें दंते शप तहारिया गार कंते तो मारा हमें सकें रसे के अंचु के रोज दर के शप तहारी गार बीतती उम्मीद और यकीन गुमा कैसे जिंद देमा रहोते और मारा अल्लाह ताला कैसे राह पेश दारे ने यक अंधेरे सफ़रा से जैसे रोशनाई ने मगा बारते और माँ हमें सोचे हमें फ़िक्र गो कैसे तिमरागे से बिंदात करें कि जिता जिता पेड़ा चमरन चे मेहमान ब्याया को एक सरहार ये सरा कैसे सरपदी मारा बेरसी और शुमे कैसे हमरादारी चौकाल सूरत आगा बीते तो ज़्यादा वशतर बीते मरुचि की कपत्रान रेचा चूना हा अगम बेचारे मैं जिंदे तहा मुख्तलिफ़ कैसे बाहर अस्तंद के मवती कारग मुहम मसरूफ़ में और पदा कैसे वती कार हमरादारी या यक सोशल वर्क ने मगा हम रमें आई अच्छे अबीद वती कैसे चागिर तहा शर्री हूँ आरे के वास्ता कोशिश करें भले दुनिया के जो देमा रवाने दुनिया कैसे अगर मार टेक्नोलॉजी कैसे देम रवैया गिंदे और वती इन्वायरमेंट गिंदे वती कैसे चागिरदा चारे तो देमरे भी करने के वास्ता वती चागिरदा बेहतर बनाने के वास्ता मुख्तलिफ़ कैसे शोबा तहा कारकनों के मरदम कोशिश करेंगे हाँ जो कि मैं करा मरूची मेहमान साड़ियन मामती मेहमान नवशत करें अवली मेहमान मैं साड़ियन लाइबा सलीम बानो का वशत करने रास्ता के का बाहर ज़रूरता और बाने को हमरादारी करने गए राव जुनैद वाजह हम वशत करने रास्ता के का बाहर ज़रूरता तो गफ्तान रदा चौथी मेहमान ने मगर में मरागशा दिमा बरी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग खैरियत से? थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, आपको बिल्कुल खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आप लोग आए। ऐसे नॉर्मल लाइफ में हम जो है ना एक सिटी में जब हम रह रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ काम होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको लेकर हम रेगुलर रूटीन में चल रहे होते हैं। तो अव्वल आप लोग की लाइफ कैसे जा रही है, क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल? आजकल ज़िंदगी बड़ी तेज़ हो चुकी है, मतलब कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप सुबह कब उठते हैं और शाम आते हैं घर और पता नहीं लगता, ऐसा लगता है वक्त से बरकत ख़त्म हो गई है। तो बड़ी फास्ट ज़िंदगी चल रही है, दिन और रात का पता नहीं लगता और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें जो है ना मोस्टली अपनी फैमिलीज़ को टाइम देना चाहिए इस वक्त में गुजरते वक्त के साथ। सही। और लाइबा आप क्या कहेंगी कि कैसी गुजर रही है लाइफ, क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल? बिजी है आजकल सबकी ही इसी तरह जॉब्स वगैरह इस तरह से। तो ये था कि जब लॉकडाउन था तो फिर भी थोड़ा घर में टाइम हम दे देते थे, तो अब फिर से हमें ऑफिस जाना पड़ गया तो वही पूरा दिन वही आउटिंग बाहर ऑफिस का काम वगैरह सिर्फ उसी में ही ज़्यादा। अच्छा, हमारे बड़े ना कहते हैं कि जी अब जो लाइफ अभी जो है वो रोबोट लाइफ बन गई है तो आप इंसानों के लिए इमोशंस, फीलिंग्स और ये सब कम देखते हैं, बस इंसान ऐसा लगता है किसी जल्दबाजी में, किसी जल्दी में है कि उसे ऑफिस जाना है, उसे काम करना है, उसे वापस आके अपने बाकी काम निपटाना है। इवन जब हम फ्रेंड्स के साथ मौजूद होते हैं तब भी हमारा सारा ध्यान मोबाइल पे होता है कि जी हमें अपडेट भी देनी है। आजकल वो बात ख़त्म हो गई है। लाइक अगर पहले हम आउटिंग करते थे, अब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो कोरोना खैर ख़त्म नहीं हुआ, कह रहे हैं कि जी दोबारा ये कोरोना की वबा दोबारा जो है ना वो बढ़ती जा रही है, तो ख्याल रखें, बहरहाल SOPs का ख्याल रखें। लेकिन जहाँ तक बात है आउटिंग और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो पहले की बात अलग हुआ करती थी। पहले आउटिंग होती थी तो फैमिली को बाकायदा टाइम दिया जाता था, लेकिन आजकल तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ चेक इन और अपडेट्स के लिए ही हम कहीं जाते हैं कि फ़ला रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं, फ़ला कैफ़े आए हुए हैं और फ़ला जगह जो है ना हम घूम रहे हैं। जो फ्रेंड्स हैं मौजूद उनके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, उनके साथ एंजॉय कर ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपने सराउंडिंग्स का आपको नहीं पता होता, होश ही नहीं होता कि आप क्या बैठे हुए कहाँ हैं। इवन क्या अगर आप बच्चों को भी देखें तो पेरेंट्स बैठे हुए हैं लेकिन वो अपने मोबाइल में लगे होते हैं, या तो PUBG खेल रहे होंगे या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में लगे होंगे। अच्छा, हमारी ज़िंदगी बड़ी सोशल हो गई है, मतलब कि मोबाइल से अटैच्ड हो गई है, अपनी रियल लाइफ सराउंडिंग्स को नहीं देखते कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना हम वैल्यू देते हैं। इस तरह होता ये है कि आप डिप्रेशन और मेंटल इलनेस का भी शिकार हो जाते हो कि मतलब कि आप एक ही जगह लगे हो। दूसरा, लोगों इसी वजह से लोगों की सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, बहुत पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जांपल आप जी एक ही जगह पर टाइम लगा रखा है आपने और किसी जगह पर आप दे ही नहीं रहे हो, तो इफ़ेक्ट करती है आपकी बहुत ज़्यादा ना। तो कोशिश किया करें कि अपने आसपास कहीं बैठे हो तो एटलीस्ट मोबाइल तो ना यूज़ किया करें मतलब कि दिस इज सो फनी कि मतलब कि आप यूज़ किया इट लुक ऑकवर्ड कि मतलब कि आप फॉर एग्जांपल यू आर इंटरव्यूइंग अस और मैं मोबाइल स्टार्ट करना शुरू कर दूं, सो फन राइट।
हाँ बिल्कुल ऑकवर्ड फीलिंग आती है। अब आप बात करते हैं एनवायरनमेंट की। अगर हमारे सराउंडिंग में बेसिकली एनवायरनमेंट है क्या आप कंसीडर करते हैं कि आपको, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं या आप किसी भी माशरे में रह रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट हम किसी घर से करते हैं, फैमिली से करते हैं। आपके फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके सराउंडिंग में लोग कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है, या आपके थॉट्स ही आपके एनवायरनमेंट को बेटर बनाती हैं? आप लोग क्या समझते हैं कि एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो घर के सराउंडिंग की बात करते हैं। घर से ही ज़्यादा एनवायरनमेंट आप पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, घर के माहौल फ्रेंडली और उसमें है, तो आप पॉजिटिव रहते हो, आपका माइंड पॉजिटिव रहता है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग आती है, तो आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अपना आगे का भी पॉजिटिव सोचोगे, आगे के बारे में सोचोगे। अगर आपका घर का माहौल ही इतना डिस्टर्ब या पॉजिटिव नहीं है तो आप बाहर के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते या बाहर के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर सकोगे। बिल्कुल। जुनैद, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, हमारे पेरेंट्स बड़े फ्रेंडली हैं, तो मतलब कि उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है घर पर ना। आपको मतलब कि एक सपोर्ट हो जाती है, चीज़ें हो जाती है, पूछते हैं, करते हैं। दूसरा फिर आपका अगर ये बिल्कुल इन्हीं की बात सही है कि अगर घर का माहौल अच्छा है ना तो आप खुद भी अच्छे रहोगे, आपकी आधी परेशानियाँ अच्छी रहेंगी। क्योंकि इंसान जब थक हार के घर ही आता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि यार अगर घर के हालात ऐसे हैं तो कहाँ जाए, उसको सुकून, ज़हनी सुकून, ज़िंदगी का सुकून उसका नहीं रहता उसके बाद। अच्छा, घर का सुकून कहते हैं कि जी, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, एक घर उसके लिए सुकून का मतलब एक तरह से एक मरकज़ है। वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, काम करे, सोशल काम करे, या फिर वो किसी ऑफिस वर्क में काम करते हों, कुछ भी हो, किसी भी टाइप के शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हों, जब वो घर में इंटर होते हैं तो उनको सुकून चाहिए होता है। लेकिन उस घर के सुकून को बरकरार रखने के लिए कुछ तरीक़ाकार हैं, कुछ रवैये हमारे जो है ना वो मैटर करते हैं, और कुछ हमारी बातें मैटर करती हैं, कुछ हमारे थॉट्स, और कुछ बच्चों के साथ हमारे जो है ना बिहेवियर्स की बात अगर की जाए, जैसे फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता बच्चों को, या बच्चों को आप बात करने के लिए उनके थॉट्स को वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं, तो उससे भी माहौल बड़ा डिस्टर्ब रहता है कि जी एक डोमिनेंट वो माहौल रहता है कि जी नहीं, बड़े जो कहेंगे वैसा ही होगा, बच्चों की बात ना सुनी जाए, तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यू गाइज आर वेरी ब्लेस्ड कि आप लोगों को बहुत अच्छी फैमिली मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी, कि एक बहुत अच्छा माहौल रहा। अब आते हैं हम अपने, अगर बात करें पाकिस्तान की, अगर बात करें, या हम किसी एक स्पेसिफिक सिटी की बात, मैं तो चाहूँगी कि पूरे मुल्क की हम बात करें। स्टार्ट से लेकर अब तक हमने क्या पाया, हम किस तरफ, किस वे में जा रहे हैं। अगर हम बाहर जाना बाकी ममालिक से, तो अव्वल तो मैं कहूँगी कंपेयर ना ही किया जाए, क्योंकि बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर हम सिर्फ अपने मुल्क को वैसे ही ओवरऑल एक व्यू दें और देखें कि हमने स्टार्ट से लेकर अब तक क्या पाया, अपने एनवायरनमेंट में क्या चेंज पाया, हमने क्या किया, या एनवायरनमेंटल चेंज के लिए हम कितना काम कर रहे हैं। जी लाइला। एनवायरनमेंटल चेंज के लिए देखिए, सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान में अब दी जा रही है, पहले इतनी नहीं थी। तो अवेयरनेस दे रहे हैं, स्टडीज़ के लिए भी काफ़ी वो कर रहे हैं, पर फिर भी उस चीज़ पे उतना वर्क नहीं हो रहा है देखा जाए तो हमें चाहिए कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर हम अमल भी करें। सही, कि जब हम अमल करेंगे तो ही वो चीज़ अपने काम पर आएगी। तो ये है कि आप जो चीज़ सीख रहे हो, कर रहे हो, अच्छे उसमें एनवायरनमेंट को लेकर सीख रहे हो, कर रहे हो, तो उसको अपने काम में भी लाएं ताकि उस चीज़ पर काम हो सके। अच्छा, मैंने ना बड़े मतलब सेशंस देखे कि एनवायरमेंटल चेंज पे, एनर्जी एनवायरनमेंट पे, और मुख्तलिफ जो है ना वो सेशंस दिए जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं, यही बात है, सुन के अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा ये हाल है। खैर जुनैद, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर 70 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को, लेकिन हमारे मसाइल ख़त्म नहीं होके दे रहे। अब तक तो हम इनिशियल में ही अटके हैं, या मतलब कि अभी एनर्जी एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो मतलब कि हम जो है इस वक्त एटलीस्ट रिन्यूएबल पे बहुत कम काम हो रहा है। हमारे पास हाइड्रो है, वो भी रिन्यूएबल है, लेकिन वो बहुत पुराना शुरू से है। लेकिन अगर आप सोलर और विंड की कोशिश किया जाए तो वो 2 या 3% है। तो ओवरऑल हम डिपेंड कर रहे हैं अपना ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर, और आपका RLNG पे। तो मतलब कि ये इतना ज़्यादा है गैप कि अगर ये ऑयल गैस वगैरह का अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा बहुत सारा मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाए तो इससे हमें फ़ायदा है, ना कि नुकसान है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा ना।
हमें नुकसानात कम होना शुरू हो जाएंगे। हम बाहर से ऑयल लेते हैं, इम्पोर्ट करते हैं चीज़ें बिजली बनाने के लिए, उससे एनवायरनमेंट पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब हम कोल से बिजली बना रहे हैं, दुनिया जो है अपने कोल के बंद किए जा रही है और हम कोल से बिजली बना रहे हैं। तो ठीक है, मतलब कि आपके बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, आप कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं 50 साल के लिए, लेकिन इससे एनवायरनमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। एनवायरनमेंट पे अब एनर्जी से ये होगा कि लोगों की ज़िंदगियाँ फिर जो है उससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी, उनको बीमारियाँ लगना शुरू हो जाएंगी, तो हॉस्पिटल्स के बिल आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स भरना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बड़े नुकसानदेह। आपको बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए, शुरू से चलना चाहिए कि भाई आपने अगले 5, 10 साल, 20 साल कि आपने आगे कहाँ खड़े होना है। हमारे यहाँ प्लानिंग की नहीं जाती, कागज़ों में तो बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, खूबसूरती से यूँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और ये हो जाएगा, लेकिन बट अमली तौर पर आई गेस इनको बहुत दे शुड ट्राई हार्ड, मतलब कि और दे शुड बी सीरियस टू, मतलब कि हर एक गवर्नमेंट अगर इदारों को देखा जाए तो उन्हें बड़ा सीरियस होना चाहिए इन कामों के ऊपर कि जल्द से जल्द उसको जो है काम को मुकम्मल किया जाए। लेकिन अगर हम लायामल की बात करते हैं, आप अमली तौर पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे प्लान हमारे लिए 70-72 सालों से बल्कि 73 साल में हम पहुंच गए हैं। कहीं ऐसे प्लान्स हम देख चुके हैं, कहीं ऐसे प्लान्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कहीं ऐसा है कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा चेंज भी आ गया है। लेकिन अब भी अगर बात करते हैं हम बाकी एनर्जीज़ की, तो हमारे यहाँ पब्लिक अब भी सर्वाइव कर रही है। अब भी उनको बहुत सारे जो है ना वो आप देखें कि मुश्किलात का सामना है। अगर हम नॉर्मली बिजली की बात करते हैं, जो आप कह रहे हैं कि कोल से प्रोड्यूस करते हैं और बाकी तमाम चीज़ें, तो दुनिया को अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान की बात करते हैं दुनिया के बाकी ममालिक से, तो हमें इतना बड़ा डिफरेंस नज़र आता है कि हम अब तक, एक बच्चा होता है ना कि पैलोटी में अभी तक वो ठहर रहा है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब तक बड़े ही नहीं होने दे रहा है। 70-72 सालों में जब अब तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या होना है? इस चेंज को लाने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा किया जाए? हमारी यूथ है, कहते हैं कि नेशन में अगर यूथ मौजूद है स्पेशली, तो वो बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, लेकिन वो चेंज लाएंगे कैसे? अच्छा, पहले तो ना यानी कि इस चीज़ के लिए फिर करप्शन या तो ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा ना कि आपके लोग ऐसे हों कि काबिल हो जो आकर इस काम को कर सकें। हाँ, अगर आपके पास काबिल लोग ही नहीं होंगे तो आप तरक्की कर ही नहीं सकते। आप वही कि वही स्टिल्ट हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकोगे आप। तो ज़रूरी ये है कि आप काबिल एतमाद लोग लाएँ जो मुल्क के लिए सोचें, करें और जो है इसके ऊपर काम करते रहे, तरक्की तब मालिक के में शामिल हो जाए। जनरेशन भी जब ही आगे बढ़ेगी जब उनको सपोर्ट किया जाएगा। देखिए अब मैं अगर करना चाहूँ तो मुझे जब तक आगे से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं तब तक नहीं कर पाऊँगी। अपने दम पे मैं पूरी दुनिया को नहीं चेंज कर सकती, अपने मुल्क को नहीं चेंज कर सकती। तो उसके लिए आपको जब बड़े लेवल पर आपको सपोर्ट मिले वहाँ से, उस तरफ से, तो आप आगे बढ़ सकते हो, कर सकते हो। कह सकते हैं फर्द वाहिद की बात नहीं है, खुल के मिल के जाना वो हमें मिलकर हम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन पाकिस्तान की जहाँ बात आती है खुल के मिल के इत्तेहाद की बात जहाँ आती है, वहाँ हमें माजरत के साथ इतने हिस्सों में बांट दिया गया है, इतना तकसीम कर दिया गया है, कहीं कास्ट सिस्टम में, कहीं फ़िरक़ों में, कहीं फ़िक़ों में, कहीं मज़हब में, हमें रंग, नस्ल, ज़ात पात में इतना बांट दिया है कि हम एक होने का सोचते ही नहीं है, हम कभी आगे बढ़ते ही नहीं हैं। उलझ भी इन्हीं चीज़ों में गए हैं, ना कि और चीज़ों को देखा जाए या उनमें इन्वॉल्व हो। हम इसी चीज़ में फंस के रह गए हैं, हम इन्हीं मसाइलों के अंदर रह गए हैं। यानी कि हमें और कोई मतलब कि बात ही नहीं रहती कि आपने आगे मुल्क को चलाना है, किस तरह लेके जाना है, सबको लेके जाना है। एक कौम बनना ज़रूरी है। भाई अब तक आप एक कौम नहीं बनेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते आगे जाकर। किस तरह करेंगे आप? सर्वाइव कैसे करेंगे? आप टूट जाएंगे। आप किस मतलब कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जिस तरह हुआ बांग्लादेश के साथ। तो ज़रूरी है कि आप एक मुहब्बे वतन होकर रहें, ना कि आप अपने डिफरेंसेस लेकर आएँ कि चीज़ों के अंदर, ताकि दूसरे जो दुश्मन ममालिक हैं उसका फ़ायदा ना उठा सकें, वरना वो फ़ायदा उठा के आपको ब्रेक कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की अगर ओवरऑल बात की जाती है तरक्की के हवाले से, तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले बात करते हैं, जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो एजुकेशन को हम दे रहे होते हैं। लेकिन एजुकेशन की बात आके तो लिटरेसी रेट देखकर मेरा तो दिल धक से गिर जाता है कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें सामने आने लगती हैं। फिर अगर हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं, एजुकेशन पे तो बहुत ही फॉल्स हैं, लेकिन हेल्थ के हवाले से बात करते हैं तो इतने सारे हॉस्पिटल्स, उसके बावजूद हमारे यहाँ बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, हमारे यहाँ मरीज़ों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, और हमारे यहाँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो आम पब्लिक फेस भी करती आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें फेलियर ही फेलियर नज़र आता है। क्यों?
क्या रीजंस हैं? एक तो लिटरेसी रेट जो आपने कहा ना, मतलब देखती हैं तो बड़ा शौक हो जाती है, वो भी असली नहीं होता, नकली होता है। वो भी मतलब वो भी कहीं ना कहीं से जा रहा है, जुगाड़ आगे जाके, राइट, क्योंकि आपका कंफर्म नहीं होता। दूसरा, आपके इदारों में कॉम्पिटेंट लोग नहीं होते हैं। मतलब एजुकेशन में अगर पढ़ाने वाला जो होगा वो समझेगा कि यार मेरे बच्चे को पढ़ाना है, इसका मुस्तकबिल बनाना है, तो वो जाहिर सी बात है कोई अच्छी प्रोफेसर जो होगा, मतलब अगले को अच्छा तरीके से पढ़ाएगा लिखाएगा तो अगर जाकर अच्छा डॉक्टर बन सकेगा। अब वहाँ हॉस्पिटलों का जो हाल है आपने देखा है कि बीमारियाँ आप कह रही हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी रिसेंटली एक रिसर्च भी आई है कि कोविड जो है ना सबसे ज़्यादा अस्पतालों के अंदर ही फैल रहा है। तो ज़रूरी है कि एहतियात करें बहुत ज़्यादा। तो फिर और जितनी गंदगी होगी, एक तो लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए ना, और पीपल लाइक कि आपने खाया पिया और वहीं रैपर फेंक देते हैं, डोंट केयर के मतलब कि डस्टबिन भी है कुछ है, थोड़ा सा ढूंढ लो आप, मतलब कि रख लो उस रैपर को, थोड़ी देर बाद कोई डस्टबिन नजर आए उसके अंदर आप पुट इन कर दो, लेकिन नहीं, बट आपने और कुछ लोग तो जानबूझ के गंद करते हैं। बिल्कुल जुनैद, तो ये पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आगे बात ज़रूर होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है ना वो एक फैक्टर है कि जिस पे हम इग्नोर कर देते हैं नॉर्मल लाइफ में, हम इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। खैर लहबा, आप क्या कहेंगे इस मतलब कि हमने फेलियर्स नज़र आती हैं, क्या वजूहत है? फेलियर्स ज़्यादा देखें, कुछ तो पब्लिक की भी है कि मतलब अगर वो थोड़ा सा अपने वे ऑफ लाइफ पे थोड़ा सा गौर करें ना, तो बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे आपने हॉस्पिटल्स की बात की कि बीमारियां जैसे आ रही हैं, सब चीज़ें अभी देखें कि जो हम वेस्ट डिस्पोज़ करते हैं उसका प्रॉपर हमारे पास डिस्पोजेबल मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमें पोल्यूशन का शिकार होना पड़ता है। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे काफ़ी ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है वो ह्यूमंस के ही होते हैं, क्योंकि जो हम ऑटोमोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें जो पेट्रोल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें जो रिलीज़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, तो वो जो है हमारे लिए एयर पोल्यूशन का सबब बनती है। एयर पोल्यूशन का सबब बनती है तो वो हमारे लिए काफ़ी डिजीज़ जो हैं उनको ट्रीट करते हैं। मैं इनकी बात आगे बढ़ाना चाहूँगी। इन्होंने एक पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया है कि मतलब कि आपके पास डंपिंग एरियाज़ नहीं है जहाँ पर आप कचरा फेंक सके। आपको पता है कराची में कितना टन कचरा आता है और वो कहाँ जाता है? वो नालों में फेंक देते हैं। मतलब कि दिस इज़ डिस्कस्टिंग कि आप नालों में फेंक दो पानी। जब बारिश होगा क्या मसला था? यही था ना कि एक तो इंक्रोचमेंट थी, दूसरा उन्होंने जो कचरा था उसी में फेंका हुआ था, वो ब्लॉक हो गई और सारा पानी जो शहर के अंदर खड़ा हो गया। आपके डंपिंग स्टेशन इतने हैं नहीं यहाँ, 3-4 आई नो के कुरंगी में है, मलीर साइड पर 1-2 है, मतलब कि ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली होता ये आप उनको यूटिलाइज़ काम को नहीं कर सकोगे तो फिर आपके लिए मसले मसाइल ही बढ़ते रहेंगे, कचरा बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि आबादी आपकी दिन ब दिन बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही, वो कचरा बढ़ता ही जाएगा। तो आपको एट अ पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप वो ओवरफ्लो ही होना शुरू हो जाएगा कि अब वो मतलब कि इंसान जो है उस कचरे में रहना शुरू कर देंगे। तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि इसके डंपिंग स्टेशन जो है ना बनाना करें कि इसके जल्द से जल्द काम हो, क्योंकि यही चीज़ ज़्यादा डिजीज़ का सबब बनती है, क्योंकि इसी से आपको एयर पोल्यूशन होता है, गंदगी की वजह से उससे न्यू डिजीज़ पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको नई नई बीमारियां लग जाती हैं और फिर आपको फिर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। अराउंड अगर हम पूरी उसमें दुनिया का देखें तो 125,000 लोग जो हैं वो ईयरली मरते हैं इसी एयर पोल्यूशन की वजह से। अगर आपका इस पे कंट्रोल हो तो बहुत 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 अच्छा है कि आप कम से कम अपना माहौल को साफ़ रखें। तो अराउंड आई थिंक 60,000% जो डेथ्स होती हैं वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि लोगों को एयर पोल्यूशन से अस्थमा वगैरह, सांस की प्रॉब्लम वगैरह, बहुत चीज़ें इस तरह हो जाती हैं कि आप सर्वाइव नहीं कर पाते। और हर कोई नहीं इतनी एबिलिटी होती है उनमें कि वो लोग चल सकें या कर सकें अपने लिए कुछ, तो वो फिर नहीं सर्वाइव कर पाते। फेलियर्स की बात मैंने इसलिए की क्योंकि फेलियर्स लाइफ में देखें, किसी भी मुल्क की अगर हम तारीख उठा के देखें तो वहाँ चेंज तब आया है जब पब्लिक खुद चाहे। ये तो खुदा ताला भी फरमाते कि वो उस कौम की हालत नहीं बदलते जो खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहते। तो हमारे यहाँ फिर हम आते हैं पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। हमारी कौम जो हमारी पब्लिक है माशाल्लाह, वो हर चीज़ में कहीं ना कहीं जुगाड़ ढूंढती है। पाकिस्तान का मसला ये है, एजुकेशन में हमारी करप्शन क्यों है? क्योंकि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हमारे हेल्थ इश्यूज़ में हम क्यों फंस जाते हैं? क्यों हमारी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती? क्योंकि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला क्यों है? क्योंकि कहीं एक ऐसी आबादी मौजूद है जो एक ह्यूज हिस्सा है आबादी का, वो बिल नहीं पे करते। एक बहुत बड़ा मसला है ये, जिसकी वजह से बाकी सब पे बर्डन आता है, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप पॉवर्टी है, आप नहीं कर सकते, आप एक साथ पे कर दें,
लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। जहाँ तक पानी का मसला है, जहाँ पानी ज़्यादा आता है वहाँ पे पानी वेस्ट कर देते हैं हम, बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं पे पानी की इतनी कमी है कि वो बूंद बूंद को तरसते हैं। तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट भी नहीं है, हमारे यहाँ हम पब्लिक जो हमारी है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। हम चीज़ों को उस तरह से एक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे, और फिर जब चीज़ मिल रही है उस पर शुक्र भी नहीं अदा करते। एक तो हमारी प्रॉब्लम ये भी है। जहाँ तक आपने आबादी बढ़ने की बात की, अब कराची की मिसाल ले लेते हैं, जहाँ 200-300 लोगों का एक फ़्लैट है, वहाँ हम हज़ार लोगों को बिठाकर फिर कहते हैं कि जी सीवरेज का इशू है, फिर कहते हैं कि जी कचरे का इशू है, तो कैसे चलेगा? लोगों को भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, उनको भी तो ख्याल होना चाहिए ना। हर चीज़ जो कचरा गवर्नमेंट के ऊपर ही डाल देते हैं, मतलब गवर्नमेंट का मसला है। अब इंक्रोचमेंट जो थी, जो लोग नाले पे बना रहे हैं, घर बना के बैठ गए, नहीं कि उनको सोचना तो चाहिए कि मतलब कि है तो जगह नाले की, अब उसके ऊपर परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ये। दूसरा आपने एक और बात की थी उसकी कि ये जो लोग कुंडा बिजली वगैरह नहीं देते, मतलब कि बिजली बहुत महंगी होगी, गरीब की पहुंच से दूर होगी, वो नहीं गुजारा कर सकते। स्पेशली जो कराची का वो टैरिफ बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए जो है मतलब कि ये हो कि बिजली आपकी सस्ती हो। अब वो बिजली सस्ती कैसे होगी? सस्ती करने का यही तरीका है कि आप रिन्यूएबल पे आ जाएँ। रिन्यूएबल ये होता है कि आपका विंड हो गया, सोलर हो गया, और आपका जो थर्मल हो गया, दूसरा आपका हाइड्रो हो गया। आप इसके ऊपर कन्वर्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना बिजली का बिल गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके फ्यूल वेस्ट नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव ज़्यादा लेना चाहिए, मतलब कि इतना जल्दी नहीं हो सकेगा ये, क्योंकि तरक्की पसंद या 2 से 3 साल तक लगेंगे, मतलब लेकिन अब स्टार्ट करें तो ना जुनैद। हाँ, यह दिस इज द प्रॉब्लम कि आप स्टार्ट करें तो फिर उसके बाद काम होना शुरू है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरह, हर शख्स के लिए। मैं खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मैं कचरा कहीं फेंकती हूँ तो उसके लिए मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ कचरे के लिए। मतलब मैंने भी कराची को गंदा किया, मैंने भी पाकिस्तान को गंदा किया, अगर मैंने कहीं कचरा फेंका तो उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करूँ कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं तो रोड है तो गवर्नमेंट उठा लेगी, तो किस लिए जाना, वो सफाई होती है। हाँ जी टैक्स देते नहीं है वैसे, लेकिन हम बोलते ज़रूर हैं तो ये भी बड़ा मसला है। बहरहाल किसी मुल्क को चलाना आसान नहीं होता। 72-73 सालों से जिस तरह से पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है, मैं अगेन वर्ड सरवाइव यूज़ करूँगी, गुजारा कर रहा है जिस तरह से, वो हमारे सामने है। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं हमें तरक्की की तरफ हम गामजन नहीं, लेकिन जिस स्पीड से हम जा रहे हैं उस स्पीड से मुझे लगता है कि आने वाले 100 जो है ना वो एनिवर्सरी पर भी हम यही बात कर रहे होंगे सेलिब्रेशन पे कि जी पानी का मसला है, बिजली का मसला है और ये मसला है। तो इससे निकलने के लिए हमें बहुत मेहनत दरकार है, और हमारी यूथ कोशिश में लगी भी है। आई होप कि आगे जाकर उनको कामयाबी मिले और उनके लिए वो पाकिस्तान को चेंज बनने का सबब बने। आई होप सो। लेकिन ऐसा तब होगा जब उनको भी प्रॉपर गाइड मिले, प्रॉपर जाना उनको एजुकेशन का तमाम जाना, वो उनको वैसा ही इन्वायरमेंट मिले। क्योंकि अभी जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद जो उनके साथ हो रहा है उसको लेकर भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ कितनी डिस्टर्ब हुई, और उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ जो बिहेवियर गवर्नमेंट का रहा है अब तक लॉकडाउन खुलने के बाद, उसे आप कैसे देखते हैं? स्टूडेंट्स का तो मेरे ख्याल में उनका तो कैरियर तबाही हो गया, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस दे आर लाइक सीरियस नहीं होते ना। अब उसी दौरान जब आप अच्छा किसी के पास फैसिलिटी है, किसी के पास नहीं है, गरीबों के पास तो यूजुअली ये फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो खैर उन्होंने गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने ये जो टीवी के ऊपर स्कूल खोल दिए, तो दिस इज़ गुड कि मतलब कि जो गरीब का बच्चा भी नहीं पढ़ सकता वहाँ जाके देख कर पढ़ सकता है। PTV ऑलमोस्ट आपके हर छोटे से छोटे एरियाज़ में आता है। अच्छा, फिर अब बात कर लेते हैं जो शुरू किया था इसके ऊपर इंटरनेट के थ्रू। चले ठीक है, हो रहा है लेकिन बट दे आर नॉट सीरियस नहीं होते, वो सीरियस नहीं होते। और वो कैसे होंगे जब पीछे उसको पता है गाने भी बज रहे हैं, वीडियो गेम भी खेल रहे हैं, सारे कुछ फैसिलिटीज़ हाथ में, तो कहाँ वो अपना दिमाग मेंटली तौर पर उसके लगा सकेगा। तो ये बड़ा फेल्ड है। अभी मैं देख रहा था कल न्यूज़ में कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाज हो रहा है कि हमारे एग्जाम्स के लिए कि वो फिजिकल एग्जाम्स के लिए रहो जबकि ऑनलाइन लें, क्योंकि इसमें चीटिंग करना बड़ा आसान होता है। मतलब कि फिर इससे होगा क्या कि आपकी चीटिंग जहाँ आ जाएगी वो आपकी यूथ ख़राब होना शुरू हो जाएगी, फिर आपका कैरियर जो है वो तबाह होना शुरू हो जाएंगे, तो आप तरक्की नहीं कर सकोगे। मतलब कि फिर आप कॉम्पिटेंट लोग नहीं बिठा सकोगे अपने इदारों में, अपने इसमें जो कर सकें। लेकिन जुनैद, आपको क्या लगता है हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो पढ़ाई है,
कहीं स्टूडेंट्स को ये भी एतराज़ात हैं कि जी हमें पढ़ाया क्या जाता है और प्रैक्टिकल लाइफ में हमें करवाया क्या जाता है, लाइक मतलब एक बिग डिफरेंस है। ये अब हमारे कौम का मिजाज है। अब मतलब कि एक तो आपको अपना सिलेबस चेंज करना चाहिए। अच्छा वहाँ पर सिलेबस भी है। अच्छा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है वो यूजुअली होता ये है कि वो आपको नौकरी करने की तरगीब देते हैं, आपको पैसा कमाने की नहीं देते कि आपने पैसा कैसे कमाना है। exactly. हाँ वो आपको मतलब कि गुलाम के मतलब कि आपने बनना है तो नौकरी करना है और ये वो, तो पैसों का नहीं बताते कि किस तरीके से आपने सर्वाइव करना है बाहर निकलने के बाद। इकोनॉमी कैसे जनरेट करनी है आपको नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे कि मतलब कि आपने किस तरह पैसा लेकर आना है मुल्क में, कैसे कमाना है। दूसरा ये कि सिलेबस आपको दोबारा से देखना चाहिए जो बच्चों का है ना, स्पेशली छोटों का, मतलब कि अब वो ही घिसी पिटी 60 साल पुरानी 70 साल पुरानी कहानियाँ स्टोरियाँ चलती रही हैं। ऐसा ही है। हाँ। 72-73 सालों से हम यही पढ़ते आ रहे हैं और हमारे आप सोचें कितने डिकेड्स गुजर गए और हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे दादा परदादा की जो है ना वही किताबें वही किताबें पढ़ेंगे और वो हिफ्ज़ हुई होती हैं लोगों को ऑलमोस्ट। तो दूसरा ये कि एक अच्छा इनिशिएटिव ये था कि अभी इन्होंने कुरान की जो तालीम की है ना, ये वाकई बहुत अच्छा है कि आपको ना करनी चाहिए। हर घर को एक बच्चे को इल्म तो होना चाहिए ना अपने मज़हब के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, उन्हें पता तो लगना चाहिए कि किस तरह काम करना है, हमने क्या देखना है। मतलब कि हम सारे अब दुनियावी चीज़ें ठीक है लेकिन आपको दीन की तरफ भी इल्म होना चाहिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो कि आप भी ज़िंदगी और अपनी आखिरत की ज़िंदगी को दोनों को बैलेंस कर सकें। तो और इससे अच्छी तरगीब भी मिलेगी आपको कि लोग बच्चे थोड़ा अच्छा ही सीखेंगे, बुरा तो नहीं सीखेंगे। तो ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और बात अगर आती है दीन और दुनिया की, मैं तो शुरू से इस हक में हूँ कि दुनियावी और दीनी तालीम को अलग अलग रखा क्यों जाता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। लाइक मतलब क्या किसी के आप ओपिनियन से, आप किसी की ड्रेसिंग से जज करते हैं कि जी ये दीनी बंदा है और ये दुनियावी बंदा है। लाइक मैंने देखा है, मैंने मिसाल पहले भी दी थी कि हमारे जो लेक्चरर थे, हमारे सर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि वो जब आए वो केमिस्ट हैं। अब वो दाढ़ी रखी हुई थी उन्होंने और वो आए तो सबने कहा कि जी ओहो ये तो भाई मौलवी साहब पता नहीं क्या सुनाएंगे जी। उनको पता नहीं था कि वो केमिस्ट हैं। मतलब हम खुद भी क्लास में बैठे हुए थे तो पीछे से लड़कों ने कहना शुरू कर दिया कि जी वो मौलवी साहब लेक्चर देने आ गए, पता नहीं क्या बोलेंगे, इनको क्यों बुलाया है, केमिस्ट्री की क्लास हो रही है इन लोग। तो जब उन्होंने सुनी ये बातें और उन्होंने बात करनी शुरू की तो लड़के तो हैरान, मतलब लाइक उन्होंने कहा कि आप अपीयरेंस से जज क्यों करते हैं। हाँ मैं दीन पे कायम हूँ, खुदा का शुक्र है मैं दीन पे कायम हूँ, लेकिन मैं एक केमिस्ट हूँ और मैं अपना काम करता हूँ। मैं कॉलेज में लेक्चरर भी हूँ और मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ आपको लेक्चर देने के लिए, लेकिन मेरा दीन और मज़हब और उससे मेरी जो है ना वो दुनियावी पर्सनैलिटी से क्या वो है। लेकिन लोग जज करते हैं वो इसलिए क्योंकि हमने दीनी दुनियावी तालीम को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। आप क्या कहेंगे इस मतलब ऑनलाइन क्लासेस ने जिस तरह से बैंड बजाई है बच्चों की, या बच्चों ने अपनी जिस तरह से बैंड बजाई है? इसमें वैसे ये बहुत अच्छा किया कि इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस रखी हैं, पर इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सीरियस होना चाहिए। अगर तो वो अपने फ्यूचर से सीरियस हैं तो वो सीरियस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि ऑनलाइन क्लास लेना साइड में चिट चैट अपनी फ्रेंड से अरे ये इस तरह हो रहा है, मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है इस चीज़ में। आप वो कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हो अपनी स्टडीज़ को, उसका कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं जिस तरह से जुनैद ने ये बात हाईलाइट की भी, और यहाँ मैं फर्दर इसको आगे बढ़ाऊँगी कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते थे, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सीरियस लेना भी चाह रहे थे उनके लिए भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। लाइक बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एहतजाज किया कि भाई वहाँ इंटरनेट नहीं है, नेट ना होने की वजह से वो नहीं ले सकते थे क्लासेस। और ऑब्वियसली उनके पास जब बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए नॉर्मल हम कॉल करें तो वहाँ नेटवर्क नहीं होते। तो वो एक ऑनलाइन क्लास के लिए किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं कि जी वहाँ वाईफाई, अगर बकौल उनके कि लाइट का इशू, बार बार लाइट जाती है तो वहाँ वाईफाई का सवाल नहीं भाई। डेटा पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जूम क्लासेस या बाकी गूगल क्लासेस नहीं ऑनलाइन हम ले पाते क्योंकि वो ज़्यादा डेटा ज़्यादा बोले उसको चाहिए होता। तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे, कहाँ जाएं, किस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाएं? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये इस सूरत में भी आई। और कहीं बच्चों की अगर बात की जाए तो मैंने खुद भुगती है। मैं अपनी भांजी को मतलब लाइक देखती थी, मैं सोचती थी क्या कर रही हो, क्योंकि वो तो ऑनलाइन क्लासेस में जो हुआ सो हुआ, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते थे। फिर उसके बाद बैठकर हमें 3-4 घंटे देने होते थे उनको समझाने के लिए कि आपको ये असाइनमेंट दिए गए हैं और आपको ऐसे करना है। तो हाँ डिस्टर्बेंस भी बहुत थी। लेकिन जिस तरह से अभी SOPs के तहत स्कूल खोले गए हैं उसके मतलब भी जानना चाहूँगी। जिस
तरह से इन्होंने सिस्टमाइज़ किया है। आप लोग किस हद तक एग्रीड हैं उनसे, गवर्नमेंट से? आई गेस इन्होंने अभी स्कूल खोले, अच्छा किया, बट अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ, रिस्की है अभी भी ना, मतलब कि रिस्क है, मतलब कि ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम लोगों के ऊपर इतना असर हुआ नहीं इस चीज़ का। लेकिन आप इंडिया या आसपास एरियाज़ में देखें तो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो हज़ारों की तादाद में रोज़ आते हैं और हॉस्पिटलाइज हैं। हमारे यहाँ एक तो टेस्ट बड़े कम हो रहे हैं, तो पता नहीं होता कि किसको है किसको नहीं, और टेस्ट भी अगर 2000 हो रहे हैं तो 500-600 उसमें से कोविड आ रहे हैं, तो मतलब कि रेशो अच्छा खासा है। अब वो अगर 80,000 या 1 लाख के अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रेशो निकल आएगा इसके अंदर ही। बट ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उन्होंने जो है आपकी कौम पे बड़ा एहसान किया हुआ है और वो बचे हुए हैं कि आप सर्वाइव कर रहे हैं, कि हॉस्पिटलों में जमा नहीं हो रहे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, चीज़ें नहीं थी। तो बी केयरफुल, मतलब बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो तो खेल कूद में इसी में लगा देते हैं कि ये अल्लाह बस ये है कि इन्होंने खोल तो दिए, अल्लाह करम ही करे इसके ऊपर। क्योंकि अब ज़ाहिर है बच्चों को आप किस हद तक रोक सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को रोकना। नहीं, और लाइव आपसे भी जानूंगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लकसानी उश्ती वादिद का उश्तने मगर हमें पता कहें साड़ी में शुभ दिमा मैं गुमा पे।